नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। मैं आज इस वीडियो में आपको इंडियन हिस्ट्री के ये जो टॉपिक है दिख रहा होगा, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगी। देखो, अपना यूपी एपीओ का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। अभी मई तक आपके पास टाइम है, 17 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल कर रहे होंगे आप इस फॉर्म को। उसमें इंडियन हिस्ट्री जो है उसके क्वेश्चन बनेंगे। इंडियन हिस्ट्री में भी जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है और जो मेडिवल हिस्ट्री है, ये इसका एक पार्ट है जो कि आपको आएगा 8 नंबर का। और इसके अलावा जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी वो वाला जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, वो आएगा आपको 8 नंबर का। अगर हम दोनों को तीनों को एक साथ मिला दें इंडियन हिस्ट्री में, अगर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों को मिला दें तो टोटल हमारा 16 नंबर का जो है ये आएगा जीके वाले पोर्शन से। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हम सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इसके बाद में हम लगातार अपने एंशिएंट हिस्ट्री को हम खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता। देखो, मैं सिंधु सभ्यता से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सिंधु सभ्यता से आगे ही जो है हमारे इतिहास में क्वेश्चंस बनते हैं। सिंधु सभ्यता, फिर उसके बाद में किस तरीके से वैदिक पीरियड आता है, उसके बाद में किस तरीके से मगध पर जो साम्राज्य स्थापित हुए, मगध पर जितने भी साम्राज्य स्थापित हुए, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमारे गुप्ताज जो जाते हैं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करते 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 हम फिर मेडिवल हिस्ट्री पर पहुंचेंगे। मतलब जो हमारे देश में फिर इस्लामिक जो आए थे, जो मोहम्मद बिन कासिम आया, इन्होंने किस किस तरीके से हमारे देश पर आक्रमण किया, और बाद में कौन कौन शासक आए, मोहम्मद गौरी, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सिंधु सभ्यता के बारे में आज पढ़ेंगे। एक तरीके से हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में सभ्यताओं की जब शुरुआत हो रही थी तो उस टाइम पे एक सिंधु सभ्यता नाम की सभ्यता रही थी। हमें इसके बारे में ये 2400 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तब हमें नहीं पता था। मतलब अगर हम देखें 24 पहले तो 2400 से 1700 इसका मतलब क्या है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका मतलब क्या है। ईसा पूर्व का मतलब देखो ये होता है कि जो ईसा मसीह थे ना, क्रिश्चियन में जो ईसा मसीह है, उनका जन्म जिस तारीख को हुआ था, मतलब सपोज 1 तारीख को उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, हमने 1 तारीख ही माना है, तो इनके जन्म से पहले का जो टाइम था हम इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, और इनके जन्म के बाद का जो टाइम है, जैसे कि हमने 1 तारीख को इनका जन्म हुआ और इनके जन्म के आज 2022 है, तो इनके जन्म से आज हम 2022 में रह रहे हैं। हम इसको जो है इसके बाद हम इसको शताब्दी में देखने लगे। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ईसा मसीह के जन्म के 2400 वर्ष पहले से लेकर के 1700 वर्ष पूर्व तक सिंधु सभ्यता का टाइम रहा था। ये उल्टा चलता था, मतलब घटते क्रम में चलता था। 2400 1700, फिर उसके बाद में 1500 में वैदिक काल आया, 1500 से 16 तक 600 तक, 1500 से 600 तक हमारा वैदिक पीरियड रहेगा। मतलब उल्टा चलता था ये। ठीक है, फिर किस तरीके से बौद्ध धर्म आए, जैन धर्म आए, ये सब भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, सिंधु सभ्यता, सबसे पहले तो ये समझो कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, है ना, और कब इसकी खोज हुई थी। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, तो दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने 1922 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम था। 1922 में जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमने इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों रखा, और सिंधु सभ्यता के अलावा इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी करवाई थी, उसमें मैंने आपको कुछ लोकेशंस करवाई थी इंडियन ज्योग्राफी में। बहुत बेसिक बताया था मैंने आपको। आगे का हम उसको वीडियो को भी आगे बनाएंगे, वीडियो आगे हम पढ़ेंगे उसको इंडियन ज्योग्राफी में। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो सिंधु सभ्यता है इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। पहले जो एक नदी हुआ करती थी, सिंधु नदी, आप सभी जानते होंगे सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के पश्चिम में, है ना, आप सिंधु नदी देखें, इस तरीके से हम अगर मैप बनाए
अगर हम ये मैप बनाते हैं तो सिंधु नदी जो है ये तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के पास से गुजरती है, निकलती है और भारत में एंट्री करके पाकिस्तान में चली जाती है। ये सिंधु नदी है, ठीक है। और अगर हम गंगा नदी का देखें तो गंगा नदी जो है वो भारत में ही निकलती है, भारत के गौमुख जो उत्तराखंड में है, गौमुख ग्लेशियर से निकलती है और वो इस तरीके से निकल करके यहाँ चली जाती है, ठीक है। ये है सिंधु नदी और ये है गंगा नदी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है वो गंगा नदी के पश्चिम में विस्तृत थी, गंगा नदी से के पश्चिम में विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता में गंगा नदी का जो है इतना ज्यादा महत्व था नहीं, क्योंकि इसके पश्चिम में था। बस यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, वहां पर इसके अवशेष पाए गए सिंधु सभ्यता के। तो इसका जो क्षेत्र था सिंधु सभ्यता का वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत था। जहां पर सिंधु नदी थी वहां के आसपास के क्षेत्र में इसका जो है विस्तार था। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जब इस जगह की खुदाई की गई थी तो एक जगह है जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा ये एक जगह का नाम है। इस जगह पर सबसे पहले खुदाई की गई थी, खुदाई में अवशेष मिले थे, तो हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हड़प्पा जगह है और वहां पर सबसे पहले खुदाई की गई थी, इसलिए इसको हमने हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया। क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत थी, इसलिए हमने इसको सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया। और इस सभ्यता में सबसे ज्यादा जो है कांसे का इस्तेमाल हुआ था, कांसे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, या फिर इसको हम तांबा बोलते हैं, तांबे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल था। ये हमें कैसे पता चला है? अवशेषों से पता चला है, जो हमें अवशेष मिले उनसे पता, ताम्र पत्रों से पता चला है, खुदाई में पता चला है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रयोग इनका होता था, इसलिए हम इसको जो है कांस्य युगीन या फिर तांबा युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ये तीनों चीजें आप याद रखना कि सिंधु सभ्यता, इसको हम जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य और तांबे का प्रयोग यहाँ पर क्योंकि सबसे ज्यादा हमें मिलता है, ठीक है। मैं भी आपको बताती हूँ कहाँ से कहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार रहा था। मैं आपको बहुत बेसिक से बता रही हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएं। एक बार में नहीं समझ में आए, आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है ये, ठीक है। अब हम इसका विस्तार देखें तो ये मैं आपको दिशाएं तो पता ही होंगी। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। ये दिशा मैं इसलिए बता रही हूँ, आप इस तरीके से ना आप अपने मन में, दिमाग में एक इमेज बनाइएगा इंडिया के मैप की, क्योंकि इंडिया के मैप अगर आपको पता है तो आप लोकेशन पता कर पाओगे, ठीक है। उत्तर में अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर है, पता ही है आपको, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है, उस जगह का नाम है मांडा, हम इसको बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर के दक्षिण में अगर हम देखें तो दक्षिण में जो महाराष्ट्र है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में उस जगह का नाम है दाइमाबाद। दाइमाबाद, दाइमा, ये कहां पर है? दाइमाबाद ये गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र जो भारत में है, दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। मतलब कि सिंधु सभ्यता का अगर हम देखें अभी कहाँ विस्तार मिला है, जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के, सॉरी लाइट चली गई है, आगे लाइट, तो जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक इसका विस्तार था। पश्चिम में अगर हम देखें तो पश्चिम में जो है बलूचिस्तान, इस टाइम पे जो पाकिस्तान वाला एरिया है, ये बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुत कांगेडोर। बलूचिस्तान में सुत कांगेडोर से लेकर के पूरब में एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के आलमगीर। आलमगीरपुर, ठीक है। ये समझ में आया आपको? सॉरी फिर से,
हाँ तो देखिए आ गई फिर से लाइट, पता नहीं क्यों डिस्टर्ब कर रही है। ऐसा होता नहीं है वैसे, यहाँ लाइट बहुत कम जाती है। तो उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर में मांडा से लेके, दक्षिण में महाराष्ट्र दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित है वहां तक, पश्चिम में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में कौन सी जगह है, सुतकांगीडोर, यहाँ से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, यहाँ तक जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार था। हाँ एक चीज और मैं आपको इसमें बता दूं, देखो जो सिंधु सभ्यता है ना, हमने इसको किस पीरियड में रखा है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक में, तो हमने इसको किस में रखा हुआ है, हमने इसको जो है प्राग ऐतिहासिक काल में रखा हुआ है, प्राग ऐतिहासिक युग में रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसको आप, इसका मतलब ये है, देखो हमने ना इतिहास के हमारे पास में, हम जो हमारे पास स्रोत है, हम कैसे पता चलेगा कि हमें भूतकाल में क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, हमारे देश के, हमारे विश्व के साथ क्या हुआ, कैसे पता चलेगा। तो क्योंकि आज की जनरेशन तो वहां देखने गई नहीं, किसी को नहीं पता है कि क्या हुआ होगा। तो हमने इतिहास को जो पता लगाया है वो एक तो ये है कि जो लिखित में है, जैसे कि हमारे वेद है, पुराण है, कोई पुस्तक है, किसी जैसे मैगरिस्टनी जो हमारे देश में आया था, उसने जो पुस्तक लिखी इंडिका, उससे, मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ ये, कि जितनी भी पुस्तकें हमारे पास लिखी हुई है, जितने वेद है, पुराण है, महापुराण है, जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज है जिसको हम पढ़ सकते हैं, एक तो हमें उससे पता चलता है, ठीक है। और एक ये है जिसमें ये है कि हमें उसका कोई अवशेष नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन हमें खुदाई से उन चीजों के बारे में पता चला है, ठीक है। तो ये हमारा अर्ध में आ जाएगा, जिसमें हम प्रागैतिहासिक और अर्ध भी, उसको अर्ध ऐतिहासिक भी हम इसको बोलते हैं। इसमें ये है कि इसमें हमें खुदाई से अवशेष तो मिले हैं, अवशेष हमें मिल गए, क्योंकि देखो बताया मैंने आपको, यहाँ से इतना बड़ा क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार था, तो इसका मतलब हमें पता तो चल गया है कि हाँ कोई सभ्यता हुआ करती थी इस टाइप की। तो लेकिन समस्या यहाँ पर ये हुई है कि जो हमें अवशेष मिले हैं, जो हमें वहाँ की भाषाएं मिली हैं, जो लिपियां मिली हैं, अभी हम उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए हमने इसको प्राक ऐतिहासिक काल में रखा हुआ है, कि जिसके हमें अवशेष मिल तो गए हैं लेकिन अभी उसको कोई पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया है उसको, ठीक है, इसलिए हमने इसको प्राक ऐतिहासिक युग में रखा है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगला देखो ये सभ्यता कैसी थी। अब आप देखो आज के टाइम पे क्या है, हमने अपने आसपास के माहौल में देखा, अपने गांव को देखे, अपने शहरों को देखे, अब डेवलप हो रहे हैं चीजें। गांव हमारे अभी भी आज के डेट में बहुत गांव ऐसे जो बहुत डेवलप नहीं है, लेकिन 2400 ईसा पूर्व तब क्या स्थिति रही होगी, तो ये उस टाइम की ये सिंधु सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, ये आप याद रखना, ठीक है। ये एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर लोगों ने पक्के मकान बना रखे थे, ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने कर रखा था, यहाँ पर घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी का प्रयोग वो लोग करते थे, पहिए का उन्होंने, मतलब पहिया का तो आविष्कार हो ही चुका था, इसलिए वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, ईंटों का प्रयोग करते थे, बहुत अच्छी इन्होंने संरचना बना रखी थी। अपने जो हमारा क्षेत्रफल जो भी मिला है उनमें जो इनके घर बने हुए होते थे, जो इनके दुर्ग बने हुए होते थे, किले बने होते थे, बहुत अच्छी इनकी संरचना थी, इसलिए हमने इसको नगरीय सभ्यता कहा है। ये व्यापार भी करते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तो करते थे, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन ये एक देश से दूसरे देश में भी इनके व्यापार होते थे, ठीक है। तो ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे अगर हम देखें मेन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कौन कौन से शहर हम जैसे बोल सकते हैं। एक था यहाँ पर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा। मैं अभी इन सबके बारे में आपको बताऊंगी कि ये कहाँ पर है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कौन कौन से यहाँ पर बड़े शहर हुए, ठीक है। धौलावीरा और राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये सभी यहाँ के जो है फेमस जो है यहाँ के शहर, आप इनको मान सकते हैं, ठीक है। हाँ हम इसको हाँ ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको एक बात और बता दूं मैं, जो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था ना, 1947 के बाद में सबसे ज्यादा जो खुदाई में अवशेष मिले हैं वो हमें गुजरात में मिले हैं,
गुजरात में सबसे ज्यादा गुजरात में मिले हैं। गुजरात में देखो एक जो है बंदरगाह था उस टाइम पर जिसका नाम था लोथल। ये एक बंदरगाह था वहां पर, गुजरात का लोथल बंदरगाह था जहां से व्यापार होता था चीजों का। ठीक है, तो सोचो कि कितने डेवलप रहे होंगे कि इन्होंने एक बंदरगाह का भी जो है निर्माण कर लिया था व्यापार के लिए। तो इसलिए ये बोलेंगे इसको डेवलप सभ्यता थी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक और था हमारे पास में लोथल, एक और था हमारे पास में, ये आप याद रखना, ठीक है, इसको भूलना मत। लोथल एक बंदरगाह था, एक बंदरगाह और था बताती हूँ जिसका नाम था सुत कोतदा। ये दोनों ही जो है बंदरगाह थे। ठीक है, भूलना मत इन दोनों को आप। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है यहाँ की हम लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। कैसी लिपि है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिंधु सभ्यता है वहां पर जो हमें अवशेष मिले हैं, जो भी हमें चीजें मिली हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा उसकी क्या लिपि थी। तो इसको पढ़ तो कोई पाया नहीं है, तो हम यहाँ पर जो लिपि को देखते हैं हम इसको चित्रात्मक कहते हैं। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक थी, मतलब उसमें चित्र बने हुए, कभी शेर है, कभी कोई मतलब कुछ किसी भी जानवर का है, किसी पक्षी का एक चिन्ह बने हुए हैं। तो चित्रात्मक थी या फिर भावात्मक थी, भाव पता चलते थे, ये लिपि थी। तो अगर क्वेश्चन बने कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक या फिर भावात्मक। ठीक है, ये यहाँ की लिपि थी। अब देखो हमें जो भी अभी सपोज ताम्रपत्र मिले हैं जिसपे इनकी लिखाई पता चल रही है हमें कि इन्होंने किस तरीके से लिखा है। एक लाइन से तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में बड़े बड़े मिले हैं, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दाएं से लेकर के बाएं तरफ हम लोग चलते हैं, सॉरी बाएं से हम दाएं तरफ चलते हैं। तो ये क्या काम करते थे, ये एक लाइन तो ये दाएं से बाएं लिखते थे, दाया से बायां एक लाइन। ठीक है, मतलब ये एक लाइन तो इस तरीके से लिखते थे इधर को, दूसरी लाइन जो है ये बाएं से दाएं लिखते थे। जब दूसरी लाइन लिखते थे ना तो ये बाएं से दाएं लिखते थे। आप ये भी याद रखना। ठीक है, एक लाइन जो है दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं, इसको लिखते थे ये। आगे देखो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अन्नागार था, एक बहुत बड़ा स्नानागार था, बताती हूँ कहाँ पर थे। फिर हम देखेंगे कि किस क्षेत्र से कोई फसल मिली है यहाँ पर, या फिर क्या क्या अवशेष हमें मिले हैं, क्या क्या चीजें हमें मिली है जो हमें बताता है कि ये सिंधु सभ्यता युगीन है। अच्छा एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज सिंधु सभ्यता टाइम की है कि नहीं है? ये कैसे पता चला? जब खुदाई की तो कैसे पता चला कि इतने वर्ष पुरानी है ये, है कि नहीं? अभी भी जैसे खुदाइयां होती है तो ऐसे बता देते हैं ना कि इतने वर्ष पुराना हमें कोई शहर मिला है, या इतने वर्ष पुराना हमें जो है कोई चीज मिली है, तो कैसे पता चलता है? तो देखो एक बहुत नवीन पद्धति है जिसका नाम है कार्बन C14। ये जो है एक पद्धति का नाम है। इस कार्बन C14 पद्धति से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज कितने वर्ष पुरानी है। इसी पद्धति का प्रयोग करके ये पता करा गया था कि सिंधु सभ्यता जो है वो तब से, मतलब 1922 में से खोज हुई थी, तो तब से ये 2400 वर्ष पुरानी सिंधु कोई सभ्यता है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फेमस जगह कौन कौन सी थी और वहां पर क्या फेमस था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको मैंने दो बंदरगाह बताया, जो एक लोथल है और एक सुतकोददा। ये गुजरात में थे बंदरगाह दोनों, ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, भूलना मत इनको, यहाँ से व्यापार होता था। अब देखो जुते हुए खेत, अब जो मैं बता रही हूँ चीजों का आप याद रखना, जुते हुए खेत और जो है नक्काशीदार ईंटें, इनका प्रयोग के साक्ष्य हमें कालीबंगन से मिले हैं। जुते हुए खेत व जो नक्काशी वाली ईंटें होती है ना, नक्काशीदार ईंटें, इनका प्रयोग हुआ है। कहां पर, कहां से पता चला है हमें इनके बारे में? तो ये मिला है हमें कालीबंगन के बारे में, कालीबंगन से हमें इसको पता चला है। एक बात देखो, ये कालीबंगन इस टाइम पे कहां पर है? तो ये जो है राजस्थान में है। आज की प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये राजस्थान में आज के टाइम पे कालीबंगन।
सबसे बड़ा अन्नागार। अन्नागार क्या होता था, एक तरीके से गोदाम कह लो। आज के टाइम में हम देखें तो आलू मतलब सब्जी, आलू में देखें हम तो कितने कितने कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं सब्जियों को सेफ कर रखने के लिए। उस टाइम पर जो है एक विशाल अन्नागार बनाया गया था इन लोगों के द्वारा, जहां पर ये अपना अनाज रखते थे। विशाल अन्नागार ये कहां पर था, ये चीजें आप भूलना मत, ठीक है। ये था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। विशाल अन्नागार ये मोहनजोदड़ो में था, इस चीज को भी आप भूलना मत। और ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत यही थी। सिंधु सभ्यता की जो है ये सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे बड़ी इमारत थी ये, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगी किस देश से किस चीज का व्यापार होता था, किस देश के साथ में क्या चीज मंगाई जाती थी और क्या चीज भेजी जाती थी, ये बताऊंगी मैं आपको। अच्छा एक बात देखो, मैंने आपको स्नानागार भी बताया। आपको एक स्नानागार था। स्नानागार क्या होता है, स्विमिंग पूल जैसे। जैसे अब तो स्विमिंग पूल है, बड़े बड़े घर देखो तो बड़े बड़े घरों में अपने लोगों ने खुद ही अपने लिए स्विमिंग पूल बना रखे हैं। तो इन लोगों के लिए एक विशाल स्नानागार था जहां पर ये नहाते थे। विशाल स्नानागार ये कहाँ था, तो ये भी जो है मोहनजोदड़ो में था। ये भी मोहनजोदड़ो जगह है, वहीं पर था ये। और इसका अगर हम एरिया देखें तो ये जो है 11.88 मीटर 11.88 मीटर लंबा था ये, और 7.1 मीटर जो है ये चौड़ा था। ये लंबा था और 7.01 यहाँ पर ये इतना चौड़ा था। और इसकी अगर हम गहराई देखें कितना गहरा था ये, तो देखो ये जो है 2.43 मीटर ये गहरा था। 2.43 मीटर ये गहरा था। तो देखो कितना बड़ा ये स्नानागार था। इसको हम स्नान कुंड भी बोलते हैं। स्नान कुंड, अगर क्वेश्चन बने कि स्नान कुंड कहां पर था, तो ये मोहनजोदड़ो में था। ये इसका मतलब 11.88 मीटर तो ये लंबा था, 7.01 मीटर जो ये चौड़ा था, और 2.43 मीटर जो ये गहरा था। काफी बड़ा स्नानागार था ये, ठीक है। आगे देखो, हमें अग्निकुंड के बारे में पता चला। अग्निकुंड, अग्निकुंड से पता चलता है कि इसका मतलब वो पूजा भी करते थे, कर्मकांड भी करते थे, तभी तो, ठीक है। हमें मूर्तियां भी मिली है यहाँ पर। ये किस भगवान की पूजा करते थे ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखो अग्निकुंड हमें मिला है। जितना मैं बता रही हूँ ना उतना भी पढ़ लोगे वो भी सही है। मैं आपको बहुत कम बता रही हूँ, बहुत ज्यादा ब्रीफ में मैं जाना भी नहीं है। क्या होता है ना, 50 क्वेश्चन जीके के तो आएंगे, लेकिन हम ना छोड़ देते हैं इसको ये सोच के कि अरे हमारा तो लॉ वाला पोर्शन बहुत अच्छा है। लेकिन जो 50 क्वेश्चन जीके का आएंगे उसका क्या, मेरिट तो वहां से भी बनेंगे ना, क्वेश्चन तो वो भी है ना। तो हम उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में इसलिए लाई हूँ कि बहुत कम टाइम में बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत डिटेल में हम जा नहीं रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इसमें से मिल जाएंगे। अग्निकुंड कहाँ से लिया गया है, रख लेना इसको ऐसे ही। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन। लोथल बताया मैंने आपको कहाँ पर है, गुजरात में है। वह कालीबंगा ये बताया मैंने आपको कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में आपको बताया था मैंने आपको। अग्निकुंड के अवशेष हमें लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मनके बनाने वाले कारखाने, जो मनके होते हैं ना, मनके बनाने वाले कारखाने, जो ये बर्तन बनाते थे ना, जो बर्तन बनाते थे उन बर्तनों पर भी चित्रकारी करते थे। ये मिट्टी के बर्तन बनाए, उनके ऊपर जो है लाल रंग से चित्रकारी करते थे, काले रंग से चित्रकारी करते थे ये लोग। तो मनके बनाने वाले कारखाने हमें कहाँ से मिले हैं, तो इसके कारखाने हमको मिले हैं लोथल से और चमुदड़ो से। ये मिले हमें लोथल और चमुदड़ो से। चमुदड़ो देखो ये हरियाणा में है, ठीक है। यहां से हमें इनके अवशेष मिले हैं। शैली कैसी थी यहाँ पर बताया आपको, भावात्मक थी, चित्रात्मक थी, ठीक है। अब देखो एक चीज हम देखते हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि ये लोग भगवान की पूजा करते थे। तो किस भगवान की पूजा करते थे उसके हमें अवशेष मिले हैं। ये करते थे पशुपतिनाथ की पूजा, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अब ये कैसे पता चला,
तो यहाँ पर देखो पशुपतिनाथ की जो है हमें मूर्ति प्राप्त हुई है। ये पीतल की मूर्ति है, पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। और ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से ही जो है ये मूर्ति प्राप्त हुई है हमें, पाकिस्तान में है ये। मोहनजोदड़ो से जो है हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको हमने पशुपतिनाथ बोला है, ये पूजा करते थे। अब इस मूर्ति में कौन कौन है? तो देखो इस मूर्ति में जो है इस मूर्ति में 3 मुख वाले देवता हैं जिसको हम पशुपतिनाथ बोलेंगे। इसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है, ये आप इसको याद रखना। हाँ, चीता, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, हाँ ठीक है, ये आप याद रखना। इसके चारों ओर जो है चीता, हाथी, भैंसा और गेंडा। अब देखो ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बना है और बन भी सकता है। इसमें ये होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बताओ पशुपतिनाथ की मूर्ति में इनमें से कौन सा जानवर नहीं है। जैसे कि चीता, हाथी और भैंसा की जगह गाय दे दिया जाए तो, है ना, या फिर शेर दे दिया जाए, घोड़ा दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 थे, चीता, हाथी, भैंसा और गेंडा, ये 4 जानवर थे जो कि पशुपतिनाथ की मूर्ति पर हमें मिलते हैं। ठीक है, ये 3 मुख वाले देवता हम बोलेंगे हम इनको, ये 4 इसमें जानवर विराजमान थे। एक हमें काशी की मूर्ति मिली है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। काशी की मूर्ति मिली है हमें, काशी की मूर्ति। ये मूर्ति हमें किस फॉर्म में मिली है? तो ये नर्तकी के फॉर्म में मिली है, नर्तक जो डांस जो करते हैं ना, डांस फॉर्म में हमें मिली है। और ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें काशी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि नर्तक के फॉर्म में है, डांस करती हुई है वो मूर्ति। ठीक है, देखो घोड़े के जो है, घोड़े के अस्थि पंजर हमको मिले हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिबेट वाला क्वेश्चन है। यूपीएससी में जो है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर मानता है कि घोड़े के अस्थि पंजर कहीं नहीं मिले। ठीक है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में इसका आंसर माना है कि जो घोड़े के अस्थि पंजर है ये हमको जो है सुतकोदा, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। अगर क्वेश्चन बने इनमें से कोई ऑप्शन आए तो आप टिक कर देना, सुतकोदा, लोथल और कालीबंगा। यहां से जो है घोड़े के अस्थि पंजर के बारे में पता चला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है फसलों के बारे में पता चला है कि कौन कौन सी फसलें, जो गेहूं और जौ, 2 फसलों का ये प्रयोग करते थे, गेहूं व जौ। मीठे के लिए हम चीनी, गुड़, शक्कर का प्रयोग करते हैं। मीठे के लिए ये जो है शहद का प्रयोग करते थे, मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे ये लोग। ठीक है, आगे हम, अच्छा मैंने ना एक गलत बता दिया, वो ध्यान से निकल गया था। मैंने आपको बताया कि दयाराम साहनी ने 1922 में खुदाई के लिए बोला था, तो जो है ये 1921 में था। 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। ठीक है, जो कि राखल दास ने करवाई थी, वो मिस्टेक हो गया मेरे से, ये 1921 में खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता हमने इसको नाम दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यापार किस देश से होते थे, क्या क्या चीजें मंगाई जाती थी। और हाँ, एक चीज और ये देखनी है कि किसने किस क्षेत्र की खुदाई की और वो क्षेत्र कहाँ पर है और किस सन में उस क्षेत्र की खुदाई करी गई थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप पर भी ज्यादा बर्डन पड़े नहीं, आप आराम से पढ़ें, क्योंकि मुझे पता है आपको विधि के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर और जो है बहुत सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो हम इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, अगली वीडियो में ज्यादा बर्डन लेना नहीं है, तो आप आराम से पढ़ते रहें, क्योंकि हमारे पास में अभी यूपी एपीओ के लिए बहुत टाइम है अभी हमारे पास में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम हम पढ़ेंगे नहीं, हम हर दिन पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जब एग्जाम आएगा तो उससे पहले तक ये है कि हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को प्लीज शेयर करना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पहली बार आए हैं अपने चैनल पे तो थैंक यू।